एक लड़का प्यून भर्ती होता है, ऑफिस में पहले दिन जाता है तो उसका इंट्रोडक्शन होता है, बताता है कि मेरा नाम शोएब है, मोहम्मद शोएब अली। सब लोग चले जाते हैं। फिर वो ट्रे में सबकी पानी की बोतलें भर रहा होता है। एक HR हेड है उस कंपनी के, उनका नाम मिश्रा सरनेम है। मिश्रा जी शोएब से बोलते हैं क्या नाम है तुम्हारा? वो बताता है मेरा नाम शोएब अली है। ऐसा करो, कल से मेरे पानी की बोतल मत भरना, वैसे भी अपना काम खुद करना चाहिए। और अपना आधार कार्ड दिए हो ना? जी सर मैंने अपना आधार कार्ड दिया है। अच्छा ऐसा करना कि अपने माँ बाप का भी आधार कार्ड ले आना। सोचिए, सुना सुना लग रहा होगा, कहीं तो सुना होगा, या आपने कहा भी होगा, या आपके साथ हुआ भी होगा। ये डायलॉग है फिल्म होम बाउंड का, जिसे हम और शाही साहब थोड़ी देर पहले देख करके आए। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक सिनेमा में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। होम बाउंड फिल्म कहानी है एक दलित और एक मुसलमान लड़के की, जो लड़ाई तो लड़ रहे हैं अपने घर की छत की, और एक लड़का लड़ रहा है अपने बाप के घुटने को रिप्लेस कराने की। लेकिन वो लड़ाई में आप जातीय भेदभाव, सांप्रदायिकता, संघर्ष और फिर कोविड को याद करेंगे। आंखों से आंसू भी आएंगे और फिल्म आपको बीच बीच में हंसाएगी भी, और वो हंसी जो आएगी वो उस मासूमियत पे आएगी जो फिल्म में आपको दिखाया गया है। शाही साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमने अपने दर्शकों को बताया होम बाउंड के बारे में। पहले तो आप कास्ट के बारे में बताइए। और होम बाउंड फिल्म हम लोग देखने गए तो उस थिएटर में सिर्फ 3 लोग थे। हम, शाही साहब और एक और लड़का था अंकित शर्मा। वो अंकित शर्मा लड़का जो देखने आया था फिल्म, वो भी जो फिल्म में 2 दलित और मुसलमान लड़के हैं जो तैयारी कर रहे थे यूपी कांस्टेबल भर्ती की, तो वो भी बेचारा सरकारी नौकरी के लिए दर दर भटका था, तो बेचारा सॉलिडारिटी में फिल्म देखने आया था। बिल्कुल, पूरा सिनेमा हॉल वरना खाली था, हम दोनों होते। शाही साहब जी देखिए सर, अब एक ये जो हमारा रेड माइक सिनेमा प्लेटफॉर्म है, हम इस पे हर सिनेमा का रिव्यू नहीं करते, क्योंकि जाहिर है हम अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आ गई हमें कि जो लगता है कि उसकी रिव्यू होनी चाहिए और वो उसका एक सिनेमा से बाहर उसका एक व्यापक प्रभाव है दूसरे, तभी हम उसको इसमें करते हैं। ये कहानी मैंने पहली बार तब पढ़ी जब ये न्यूयॉर्क टाइम्स में 5 साल पहले 6 साल पहले कोरोना के वक्त आई थी। बशारत पीर हैं, बहुत ही शानदार जर्नलिस्ट हैं। इनफैक्ट उनकी कर्फ्यूड नाइट किताब जो है, अगर आपको कश्मीर का स्ट्रगल समझना हो तो मैं चाहूँगा दर्शक उनकी वो किताब भी पढ़ें, कर्फ्यूड नाइट्स, बहुत ही शानदार किताब है। बशारत उस ज़माने में मेरे ख्याल से वर्ल्ड डेस्क पे थे, इंटरनेशनल डेस्क पे थे न्यूयॉर्क टाइम्स में, और एक तस्वीर जो है वो वायरल हुई, जिसमें वो तस्वीर ऐसी थी कि एक लड़का सड़क के किनारे बैठा हुआ है और उसकी गोद में उसके एक दोस्त जो है वो लेटा हुआ है, और आपको देख के लग रहा है कि ये आखिरी सांसें अपनी गिन रहा है, और एक पानी की खाली बोतल पड़ी हुई है। और तस्वीर हम दिखा भी देते हैं अपने दर्शकों को। ये तस्वीर ओरिजिनल तस्वीर है, जो इस फिल्म में 2 किरदार हैं, चंदन कुमार जो एक दलित लड़का है और शोएब अली जो एक मुसलमान है। ये 2 फिल्म में किरदार है, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल तस्वीर है। शाही साहब, इसमें ईशान खट्टर ने रोल किया है शोएब का, और चंदन का रोल किया है जेठवा। हाँ, बहुत अच्छा। और एनीवे तो हम जब वो तस्वीर पहली बार आई, बहुत वायरल हुई होगी, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने देखा होगा, ये वायरल हुआ था। जब ये तस्वीर देखी बशारत ने, तो उन्होंने एक स्टोरी कमीशन की न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि भाई आप जाके देखें ये क्या मामला है, कैसे है। जब तस्वीर वायरल हुई थी तब किसी को नहीं पता था कि उसमें हुआ क्या है, और वो हम भी बताएंगे भी नहीं, क्योंकि वो जाहिर आप सिनेमा देखने जाएंगे तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, स्पॉयलर्स आपको नहीं देंगे। लेकिन ये होता है कि फिर वो बशारत उसके गांव पहुंचते हैं और एक स्टोरी जो है वो फाइल करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में। उसका नाम है टेकिंग अमृत होम, और अगर अभी आप वो स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो उसका टाइटल बदल गया है, और अभी उसका नाम हो गया अ फ्रेंडशिप, अ पेंडेमिक एंड अ डेथ बिसाइड द हाईवे। तो आप जाके न्यूयॉर्क टाइम्स पर स्टोरी भी पढ़ सकते हैं जानने के लिए। स्पॉइलर तो दे दिया आपने। नहीं मैंने इस आर्टिकल के हेडिंग में। हाँ बट ठीक है, यू नेवर नो हु
who was masturbate? तो वो आप आर्टिकल भी पढ़ हमने सकते हैं। ऑब्वियस कर लिया थोड़ा सा। उसने वो आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं भी है न्यूयॉर्क टाइम्स की तो 10 आर्टिकल महीने की फ्री होती है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जब वो हमें पता चला कि उस आर्टिकल को प्रॉपर तरीके से उसका यानी आईपी खरीद के और कॉपीराइट और उसके बाद नीरज घेवान ये फिल्म बना रहे हैं, तो एक्साइटमेंट थी क्योंकि कहानी इतनी मार्मिक थी कि मुझे लगा कि अगर इसको पर्दे पे सही से उतारे तो अच्छा होगा। तो फिल्म आई और इसका प्रीमियर जो है वो कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ। हमारे दर्शक जानते हैं दुनिया के जो सबसे बेहतरीन फिल्म फेस्टिवल जो है वो कान है, नहीं फ्रांस सॉरी हाँ, साउथ फ्रांस। अच्छा, उसमें एक और भी चीज़ होती है कि ये बताना यहाँ बहुत ज़रूरी है। बाज़ वक़ात लोग ये समझते हैं कि बहुत उसमें प्राइवेट आदमी भी अपनी फिल्म में पैसा खर्च करके ले जा सकता है, पर उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्म दिखाई गई है। कान फिल्म फेस्टिवल में एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं अनसर्टेन रिगार्ड। ये 98 से ये कैटेगरी स्टार्ट हुई है। इसमें चूज़ की हुई फिल्म यानी उनकी जूरी जिन फिल्म को इनवाइट करती है वही जाती है। तो ये फिल्म वहाँ इनवाइट की गई और सेकंड रनर अप इसको वहाँ पे पोजीशन भी मिला। यानी इस फिल्म को चुना गया बाकायदा जूरी के जरिए और वो फिल्म वहाँ पर दिखाई गई। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है सौरभ की नीरज घेवन की दूसरी मूवी है, उनकी पहली मूवी भी अनसर्टेन रिगार्ड में गई हुई थी, मसान। हाँ, और उसको अवार्ड भी मिला था। तो एक डायरेक्टर ने 10 साल के अंतराल में 2 फिल्में बनाई, मसान बनाई पहले और अभी ये, और दोनों फिल्म अगर अनसर्टेन रिगार्ड में दिखाई गई है तो आप कैलिबर समझ सकते हैं कि उस और मतलब दोनों ही फिल्में, जैसे क्योंकि मसान भी आप सबने देखी होगी, हमने देखी और होमबाउंड भी देखी हैं, दोनों ही फिल्म बिल्कुल रॉ है। इस बिल्कुल एक नंगी सच्चाई कहते हैं, नंगी सच्चाई, बिल्कुल हाँ। वो नंगी सच्चाई है समाज की। इस फिल्म में कुछ ऐसी मतलब जैसे हमने शुरुआत जब आज शो की है तो कुछ डायलॉग, उस डायलॉग के साथ शुरू किया, वो कितनी कड़वी सच्चाई है। और एक और कुछ डायलॉग रह जाते हैं आपके जहन में। एक वो डायलॉग है जिसमें चंदन दलित है और वो अपनी उसकी जो माँ है वो मजदूरी करती है, पत्थर उठाते हैं उसके माँ बाप, ईंट गारा उठाते हैं, और उसकी माँ नंगे पैर थी और उसकी एड़ियाँ फटी हुई थी, दीवारियाँ पड़ी हुई है। हाँ, वो फटी हुई। तो अपनी माँ से कहता है कि आपकी एड़ियाँ फटी हुई है माँ, तुम ये क्यों नहीं, चप्पल क्यों नहीं पहनती हो या क्रीम क्यों नहीं लगाती हो। तो वो उसकी माँ बोलती है कि ये कटीले पैर ही मिले हैं विरासत में मिले हैं, कटीले पैर ही विरासत में मिले हैं। और मेरी माँ की भी एड़ियाँ फटी थी और कहते थे कि अगर माँ खेत में ऐसे चल जाए ना नंगे पैर तो पूरा खेत, फसल जो कट जाए उनके कटीली एड़ियों से। तो मतलब उस मजदूर महिला का दर्द कि उसकी फटी एड़ियाँ इतनी फटी हुई हैं। और क्या शानदार एक्टिंग की है। शाही साहब एक्टिंग के बारे में बात करते हैं जी। आपने पहले वो जो सीन कंस्ट्रक्ट किया, मैं उस पर ये कहना चाह रहा था कि जो डायरेक्टर हैं खुद दलित पृष्ठभूमि से आते हैं, नीरज घेवन। और जब आप एक पृष्ठभूमि से आते हैं, देखिए 2 चीज़ें होती हैं एक्सपीरियंसेस की। एक तो हम जिसको लिव्ड एक्सपीरियंस कहते हैं, हम आप वो लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं बता सकते क्योंकि हम अपर कास्ट हैं। और दूसरा ये होता है कि एक आपका एक एकेडमिक अप्रोच होता है, वो हमारा हो सकता है, हमारा आपका, कि हमने एक जिसको कहते हैं कि जूम आउट करके हम कोई चीज़ देख रहे हैं। नीरज घेवन के साथ सबसे बड़ी खासियत ये है कि चूंकि वो उन्होंने जिया भी है उस चीज़ को और वो ट्रेंड डायरेक्टर भी हैं। तो दोनों मीडियम, मतलब एक मीडियम को भी समझना और जो एक स्टैटिस्टिक का ह्यूमन फिगर देना, वो स्टैटिस्टिक ही है ना, कोरोना में लोग मर गए। अब उस पर जब आप चस्पा करते हैं चेहरा तो फिर वो एक स्टोरी उस तरह से बनती है और लोग उसको फिर उस तरह से देखते हैं। तो नीरज घेवन के बारे में ये मसान में भी आपको याद होगा जिस तरह से उन्होंने जो डोम राजा और उस तरह उनका वो पूरा दिखाया है स्ट्रगल। एक सीन है, मैं चूँकि सिनेमा का स्टूडेंट रहा हूँ तो उन चीज़ों पे नज़र पड़ती है। आपने देखा होगा एक सीन है जहाँ पे वो अपने बाप से बात कर रहे हैं, वो नौकरी करना चाहता है और बाप कहता है कि तुम इस वाले में इसमें मत रहो, और ये तो पीछे भैंस की आवाज़ आपको सिर्फ सुनाई दे रही है। You cannot see a buffalo, you can only hear a buffalo. जो उस रीजन से आते हैं ईस्टर्न यूपी बिहार से, उनको पता होगा कि जिस पर्टिकुलर जाति जिस परिवेश को दिखाया गया है
उनके यहाँ भैंस हमेशा बंधी होती है, भैंस वो पालते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया में भैंस बड़ा कॉमन है, हमारे तरफ यानी पूरब की तरफ भैंस उतनी कॉमन चीज़ नहीं है, गाय जो है ज़्यादा कॉमन है, पालते हैं। पर वो तो उसकी एक साउंड दे देना आपको बताता है कि आपने वो जिया है, वो आपने जिया है। और बहुत वो इतनी माइन्यूट चीजें हैं इस पकड़ना फिल्म में। उसको, हाँ। जैसे दोनों आप मतलब आप फिल्म शुरू होती है तो मतलब आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि इसका एंड क्या होगा। ये फिल्म आपको हर एक सीन मतलब नया होता है आपके लिए। आप यूजुअली क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन ऐसे फंक्शन करता है कि आप किसी से बात भी कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हो, आप प्रिडिक्ट करने लग जाते हो कि आगे ये कह सकते हैं या शाही साहब ये कह सकते हैं। इस फिल्म को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि शुरुआत होती है एक नौकरी की स्ट्रगल से। एक 12वीं पास लड़के सरकारी नौकरी, यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती होने जा रहे हैं, स्टेशन पर बैठे हुए हैं और वो स्ट्रगल शुरू होती है कि एक बेरोजगार, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी ये फिल्म देखने जाएगा, कोई भी वो युवा जाएगा देखने जो सरकारी नौकरी की जो चाह रखता है, वो उस फिल्म से रिलेट करेगा। डिसाइड कि इसमें वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सांप्रदायिकता का भी एक सही तस्वीर दिखाई गई, लेकिन एक बेरोजगार का क्या स्ट्रगल है कि पेपर होता है, फिर वो पेपर इंतजार कर रहे हैं, होल्ड हो गया, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, पता नहीं अब अगला राउंड कब होगा, अगले राउंड तक आपकी उम्र निकल गई। मतलब 100 जो चीजें जो आप डेली रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब पेपर लीक और फिर भर्ती आई, पेपर हुआ तो फिजिकल नहीं हुआ, फिजिकल हुआ तो फिर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, और जब ज्वाइनिंग लेटर आता है तब तक तो मतलब हम एंड आपके लिए बिल्कुल स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं। शाही साहब, हम और आप फिल्म जब देख रहे थे तो उस फिल्म में हमने जो शुरुआत की एक्टिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखें जी, जो मेन एक्टर्स हैं सारे, हालांकि मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा पहले जो है मैं सशंकित था, मुझे लग रहा था कि ये अर्बन बच्चे हैं, ये गांव के परिवेश को जानते नहीं हैं। ये ईशान खट्टर और जानवी कपूर को लेकर वो जो तीसरे एक्टर है विशाल जेठवा, उनका मुझे बैकग्राउंड नहीं पता कि वो अर्बन बैकग्राउंड से आते हैं कि रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन चूंकि ये दोनों तो स्टार के बच्चे हैं, तो मुझे ये लगा कि पता नहीं ये गाँव के उसको किस तरह से करेंगे। बट आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज कि इन्होंने ढंग से उसको निभाया है। ईशान खट्टर एक आध सीन में कहीं इधर उधर थोड़ा सा पॉलिश्ड नजर आते हैं, लेकिन फिर वो पकड़ भी लेते हैं। मतलब वो देशज मतलब चूंकि इस फिल्म में एक्टिंग सबकी इतनी धुआंधार है। ईशान खट्टर बहुत शानदार एक्टर है और शानदार एक्टिंग उसने की भी है। मैं बस तुलनात्मक में ये कह रहा हूँ कि अगर आप जानवी कपूर को देखें तो जानवी कपूर कैरेक्टर से एक सेकंड के लिए बाहर नहीं होती। ये अभी तो मेन की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो विशाल जेठवा हैं जिन्होंने दलित लड़के का किरदार, चंदन का वो शानदार, जिसको कह सकते हैं। ये जब आप बोल रहे तो मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं। मतलब उसने इतना, मुझे सरनेम से ना उसका बैकग्राउंड पता है, मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं जब आप बात कर रहे हैं। मुझे उसका सरनेम से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं कुछ भी, लेकिन जिस भी पृष्ठभूमि से आते हों, जिस तरह से उन्होंने उस कैरेक्टर को जिया है, चेहरे पे एक्सप्रेशन, जो एक दलित आदमी की डेली लाइफ के जो ह्यूमिलिएशंस हो सकते हैं उसको जिस तरह से चेहरे पे लाते हैं वो, या जिस तरह से अपने आवाज़ में लेके आते हैं, वो बहुत शानदार है। उनकी मदर का रोल जो है वो शालिनी वत्स ने किया है। दिल्ली के थिएटर सीन में लोग उनको बहुत सालों से जानते हैं, क्योंकि वो नया थिएटर जो हबीब तनवीर का था छत्तीसगढ़ में, उसका हिस्सा थी। पर बैरी जॉन्स के भी थिएटर ग्रुप में हिस्सा रही हैं। आपने उनको पहले भी कई फिल्मों में, पीपली लाइव और इन जगहों पे देखा होगा। अपर कास्ट बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने निभाया है उसकी माँ का किरदार, इस फिल्म में सबसे शानदार एक्टिंग अगर एक चुनना हो तो वो शालिनी वत्स का, मतलब उन्होंने रुला दिया। मतलब उन्होंने लिटरली, मतलब हम तो रो दिए फिल्म में, मतलब क्यों, उसमें तो कोई मतलब मर्द को दर्द होता है तो बहुत दर्द हुआ है फिल्म देख के। क्योंकि शायद जब वो फिल्म चल रही थी ना, वो स्ट्रगल तो ठीक है, वो स्ट्रगल समझ में आया, यूपी पुलिस भर्ती और लड़के करते हैं स्ट्रगल, वो कर रहे हैं, और सच्चाई कि हमारी, मतलब आप देखेंगे कि इस फिल्म में उस जो सरकार का फेलियर परत दर परत नीरज ने सामने निकाल करके तमाचा मारा है। मतलब मैं थोड़ा हार्श हो जा रहा हूँ, वो जो तमाचा मारा है उसने कि आपकी, मतलब सिनेमा के बीच में आप हमसे पूछ रहे थे कि इसको पास कैसे किया सेंसर बोर्ड ने। हाँ, मैंने कहा इसको सेंसर बोर्ड ने पास कैसे किया। मतलब जो तमाचे मारे हैं कि तुम पेपर लीक होता है, पेपर तुम सही से करा नहीं पाते हो, फिर भर्ती होती है, फिजिकल नहीं होता, वो सब सारी बात है। फिर कैसे धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन की, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वो प्योन शोएब, उसको मैच देखने बुलाया गया और वो वहां पर एक आदमी जो मिश्रा है वो
कमेंट कर रहा है कि तुम्हारी पाकिस्तान मैच हार जाता है तो उदास हो गया, इसकी टीम मैच हार गई। और उस सीन में मुझे एक चीज़ बहुत सही लगी कि ये जो सीन को जिस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया, हमारे यहाँ ये ग्रुप थिंक पूरी दुनिया में होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो हमारे बड़े सगीर में जो ये जो ग्रुप थिंक है ना, उसमें क्या होता है कि आधे आदमी हाशिए पे बैठे होते हैं, एक उसमें अच्छा या बुरा आदमी उस जगह के माहौल को अच्छा या बुरा बना सकता है। अब आप देखें, एक्चुअली उस सीन में आप देखें तो बिगटेड वो सिर्फ एचआर है, वो जो मिश्रा है, उसके ऑफिस के बाकी जो लोग हैं वो हाशिए पे हैं, उनको बहुत कोई मतलब नहीं है। दे माइट हैव अपर कास्ट प्रिविलेज, बट वो कोई बिगटेड नहीं है। लेकिन एक बिगटेड आदमी के साथ चार जब जमा होते हैं और वो अगर उनको मुतासर कर सकता है तो फिर कैसे माहौल जो है वो आप, तो ये सब चीजें आप नहीं, आप किसी मुसलमान को पाकिस्तानी बोल दो, एक आदमी बोलता है, हाँ, बाकी हंसते हो, जो बुरा मान जाते हो कहते नहीं वो मजाक कर रहा था, तो उसमें वो कह रहा है कि ये मजाक मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इस सीन को बहुत अच्छा कंस्ट्रक्ट किया गया। ये इस देश की रियलिटी है कि मेजॉरिटी आदमी यहाँ बिगटेड ना हो, बट वो हाशिए पे है, वो कहीं बैठा हुआ है ना बीच में, और वो इस पे डिपेंड करता है कि कमरे का माहौल क्या बनता है, उससे डिपेंड करता है कि वो उस समय बिगटेड बनेगा या लार्ज हार्टेड बन जाएगा। तो ये जो इस सीन को कंस्ट्रक्ट करना, ये कोई वो आदमी नहीं कर सकता जिसने सामने से इसको देखा ना हो, क्योंकि फिर वो कैरिकेचरिस्ट हो जाएगी। और ये मैं बार बार इस फिल्म में देख रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है, दर्शकों को मैं बता दूं कि फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो हैं मार्टिन स्कॉर्सेज़ी हैं। दुनिया में अभी जो कुछ जो डायरेक्टर जो जिंदा हैं उसमें से अगर टॉप 2-3 का नाम आएगा तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का नाम आएगा। एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वो इससे जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने इस स्टोरी को, स्क्रीन प्ले का जो प्रोसेस था उसमें भी उन्होंने अपना इनपुट दिया है, और फिल्म की जो एडिटिंग हुई है उसमें भी वो मौजूद थे। तो अब इतना ग्रेट डायरेक्टर अगर बैठता है तो एक तरफ लिव्ड एक्सपीरियंस है नीरज घेवान का, और दूसरी तरफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स इन द वर्ल्ड बैठ रहा है आपके साथ कटवाने के लिए फिल्म। तो जाहिर है कि वो चीज़ें आपको सीन को जिस तरह से कंस्ट्रक्ट करना होता है। कैमराज 2-4 जगह इतनी शानदार है, क्लाइमैक्स का कैमरा आप देखिए क्या शानदार बनाया है, शानदार। और बहुत दिनों बाद मुझे ये लगा कि हालांकि कुछ जिसको हम कहते हैं ना कि जो ट्रोप्स होते हैं वो कैरी होते हैं, जैसे डिसैचुरेटेड है ना फिल्म, पूरी कलर आपको नज़र नहीं आती, वो एक डिवाइस डायरेक्टर इसलिए यूज करता है क्योंकि आप उन लोगों के जीवन की कहानी बता रहे हैं जिनके जीवन में कलर नहीं, जिनके स्ट्रगल्स इतने हैं कि वो कलर्स उनके जीवन में है नहीं, तो उसका एक डिवाइस होता है। हम लोग सिनेमा स्टडीज़ में पढ़ते हैं उसके बारे में, तो वो आपने पूरा देखा हो, पूरी फिल्म डिसैचुरेटेड है कि बहुत कोई मतलब वाइब्रेंट कलर्स कहीं पे आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं कुछ वो नज़र नहीं आ रहा। हर जगह जो है आपको एक जिसको कहते हैं सबड्यूड कलर पैलेट जो है वो यूज किया गया, तो वो चीज़ भी नज़र आती है। डायलॉग्स जो हंसने वाले भी हैं, जहाँ पे आपको हंसी भी आएगी, वो हंसी वो वैसी आएगी कि आपके दिल में एक दुख होगा और होठों पे आपकी हंसी। वही मैंने बोला कि वो जो मासूम जो हंसी आती है ना, दुख इतना है, लेकिन वो हंसी जो मुस्कुराहट है और वो इतनी जेन्युइन है ना, इतनी जेन्युइन कि आप भी जब वो वैसे ही मुस्कुराएंगे जैसा कि उस फिल्म में चंदन या शोएब या भारती या उनकी माँ जैसे मुस्कुरा रही हैं। मतलब इस फिल्म को, मतलब आप हम और आप चंदन की ये जेठवा की बात कर रहे हैं, ईशान की बात कर रहे हैं, हमने जानवी की बात भी की, पर जानवी को सीन कम मिले हैं, लेकिन मुझे लगा, आई पर्सनली फील कि उनकी फिल्म बाकी भी बहुत अच्छी रही हैं। जैसे उन्होंने पहले जो डेब्यू किया था वो भी ईशान खट्टर के साथ किया था, लेकिन हमने जो फिल्म देखी है, जो सीन मिले हैं उनको, उन्होंने उन सीन्स में आग लगा दी। मतलब वो एक तबीयत लड़की है और वो बोरे से कुर्सी तक पहुंचने की बात कर रही है, उसका जो बॉयफ्रेंड इसे मोहब्बत करती है, वो कह रहा है मैं पुलिस कांस्टेबल बन जाऊंगा, वर्दी आ जाएगी और मूछ, आप देखिए हमेशा कहता है उसकी मूछ नहीं आती है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैं कांस्टेबल बन जाऊंगा, वर्दी पहनूंगा तो मूछ में ताव दूंगा। ये मूछ में ताव देना, किसी दलित का पुलिस में चला जाना, मतलब उसके लिए वो सम्मान की बात है। और हर चौथे दिन हमें न्यूज आ रही होती है दूल्हे को घोड़े से उतार दिया, राजस्थान में खासकर, कुछ यूपी के भी, आगरा में, मथुरा में, या हर दूसरे दिन न्यूज आती है। तो ये हो सकता है कि हमारे कुछ अर्बन ऑडियंस जो होगी उनको लगता होगा कि यार थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर कुछ भी ज़्यादा नहीं है। जब आप रियल लाइफ इज नहीं कुछ ज़्यादा नहीं है, मोर पर्टर्बिंग देन फिक्शन। हमें फिल्म लगी नहीं, बिल्कुल, मुझे कहीं भी एग्जैजरेशन फिल्म में नजर नहीं आई।
बिल्कुल नहीं। जो ये सीन आपने कहा है, और जानवी की बात मैं कर दूं, हम लोग सब लोगों ने वो एक क्लिप देखा होगा उनका एक इंटरव्यू का, जिसमें जब उनसे पूछा गया कि वो किससे मुतासिर सौरभ द्विवेदी से इंटरव्यू था और लल्लन टॉप में। हाँ, और उसमें वो कहती हैं कि मैं अम्बेडकर से मुतासिर हूँ, और उनको लगता है कि सामने वाला जो है वो शायद इस जवाब पे हंसे, उसको सामने वाले को ये लगे कि ये रटा रटाया आंसर तो नहीं है, जैसे ब्यूटी पेजेंट में रटा के भेजते हैं। बोनी कपूर की बेटी और अम्बेडकर की बात कर रही है, अम्बेडकर की बात कर रही है, लेकिन वो चीज़ जमती है। और बाद में इसकी तस्दीक मेरे एक दोस्त जो एक्टर हैं, जिन्होंने जानवी के साथ एक फ़िल्म की थी, उसने भी मुझे ये बात बताई कि सी इज़ अ वेरी वेरी मतलब उसको चीज़ें पता है, सी इज़ वेरी अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड, इस देश के मसाइल क्या हैं, ये चीज़ें कैसी हैं, उसके बारे में बहुत अवेयर है ना। आई वॉज वेरी सरप्राइज। मुझे भी पहले इंटरव्यू में लगा था कि हो सकता है रट के आई हो, मतलब होता है ना, ये सब चीज़ें चलती है सिनेमा, आपको पता ही है। लेकिन बाद में मेरे दोस्त ने भी तस्दीक की कि नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड भी कैमरे के पीछे जनरल बातचीत जब उन लोग साथ में फिल्म शूट कर रहे थे, तो सी इज़ अ वेरी अवेयर गर्ल, सी इज़ अ वेरी अवेयर वुमन, उसको ये चीज़ें पता है। शायद इसीलिए वो इस कैरेक्टर को इतना मतलब बिल्कुल उसने पिरो लिया है। जैसा मैंने कहा कि ईशान बाज़ वक़ात उनका जो है वो कैरेक्टर से बाहर निकलते हैं, हालांकि वो मुसलमान बने हैं, वो दलित नहीं है, पर वो अगर आप घर का परिवेश देखते तो मुझे लगता है वो पसमानदा मुसलमान ही हैं वो, मतलब पसमानदा मुसलमान, क्योंकि वो कहता है एक जगह वो बोलते हैं ना कि खान, तो कहते हैं नहीं खान नहीं है, तो वो एक्चुअली मेरे ख्याल से इशारा कर रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान ही है। लेकिन उस कैरेक्टर में वो अच्छा उन्होंने किया, मैं वो नहीं मतलब इतनी शानदार एक्टिंग सबकी है कि मतलब हम लोग ईशान खट्टर की एक्टिंग करेंगे एक आध सीन में, ओके, जब ये स्टैंड अलोन इट इज़ अ वेरी वेरी फाइन एक्टिंग, बट जानवी कपूर ने जिस तरीके से उसको पिरोया है, बॉडी लैंग्वेज में, चलने का, देखें ना, अर्बन एक बच्चा होता है उसके चलने का स्टाइल, रूरल बच्चे के चलने, इन सब में भी फ़र्क होता है। हम अगर आप कॉन्फिडेंस, एक जरी लड़की जब आती है और वो सूरत पहुंचती है जहां उसका वो बॉयफ्रेंड काम करता है, वो ठिठक के खड़ी है, वो पहली बार बड़े शहर में गई है वो। हाँ शाही साहब, अगर मैं कहीं काम करता हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड आए तो मैं गले लग जाऊंगा। और वो दोनों बच्चे, लड़का चंदन भी दलित है और लड़की भी दलित है, और वो दोनों ठिठक जाते हैं देख के एक दूसरे को। मतलब आप हर एक सीन, मतलब चूंकि ये जो इस फिल्म में, चाहे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, सांप्रदायिकता है, या एक दो 12वीं पास गांव के लड़कों का स्ट्रगल है कि सपना ही है कि पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो जाए, फिर चाहे वो कोरोना में जो पैदल चले मजदूर, वो हर चीज़ हमने मतलब अपनी रिपोर्टिंग में सामने से देखी है। तो इसीलिए आप मतलब वो जो जब सीन आने शुरू हुआ, आई गॉट रियली इमोशनल, बिकॉज मतलब हम वहीं चले गए। वो स्ट्रगल जो था कि मतलब आपने पहले वो सरकार की जब परत दर परत, पहली परत कि सरकार भर्ती नहीं करवा पाती सही से, दूसरी परत कि आज भी किसकी जिम्मेदारी है कि अगर जाति आधार पर भेदभाव हो रहा है, कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो एक मुसलमान को बोल दिया जाता है कि तुम्हारी टीम हार गई, वो किसकी जिम्मेदारी और कौन बढ़ावा देता है सांप्रदायिकता को। चौथा कि किस तरीके से जब कोविड हुआ तो आप अपने लोगों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं, सड़क पर निकलते हैं तो पुलिस लाठी मारती है, लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सड़क पर इलाज नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। और सौरभ, इसमें एक जो पुलिस को एज ए ट्रोप जो बनाया गया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि देखें, एक चीज़ होता है जहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो राइज़ करता है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से, अपने मटेरियल कंडीशन से ऊपर उठता है और कुछ कर पाता है। एक होता है जब समाज उठती है। एक बहुत अच्छा सीन इस फिल्म में है जहाँ पर एक किस्म का एक तफरका जो है वो जानवी कपूर का जो कैरेक्टर है और ये जो अपना चंदन है उनके दरमियान में एक तफरका होता है, और वो बहुत ही शानदार सीन है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कोई दलित डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर नहीं होता तो वो सीन नहीं लिख सकता था। देखें, ये समाज के अंदर की जो द्वंद्व है ना, एक जगह वो कहते हैं कि 8 घंटे क्या करूँ मैं, 8 घंटे या तो मैं कॉलेज जाऊं या 8 घंटे में काम करूं। ये जो द्वंद्व है कि आप एक जगह पे पहुंचे हैं और इस द्वंद्व के बीच आप झूल रहे हैं, क्या हम लें, सबके पास ये ऑप्शन नहीं है। ये जो सीन उसने कंस्ट्रक्ट किया जहाँ पे दोनों अपने जगह सही हैं। वो जो फीमेल कैरेक्टर है वो अर्बन दलित है, वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर उठ चुकी है, उसका बाप लाइनमैन है, सरकारी नौकरी कर रहा है, उसको एक मकान मिली हुई है, यानी रिलेटिवली सी इज इन अ बेटर पोजीशन। तो अब वो क्या कहती है, अब वो कहती है कि हमारे से पहले वालों ने जो हमारी लड़ाई लड़ी है वो हमको यहाँ तक पहुँचाया गया, हमको इससे आगे जाना है तो वो तभी हो सकती है जब हम पढ़ाई लिखाई करेंगे और उससे जाएंगे। लड़का क्या कह रहा है, लड़का कह रहा है मेरे घर चूड़ रहा है, पानी चूता है उसमें जब बारिश होती है, मुझे घर बनाना है, मुझे तुरंत पुलिस बनना है।
अब देखिए पुलिस का यहाँ पे क्या है, पुलिस यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है। पुलिस किस चीज़ की परिचायक है? पुलिस स्टेट रिप्रेशन की परिचायक है। खासकर जब आप दलित और मुसलमान जहाँ इन्वॉल्व हों तो पुलिस परिचायक है स्टेट रिप्रेशन की। अब ये लड़का इमीडिएट अपने गोल्स को देख रहा है, मेरा घर ठीक हो जाए, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उसी सिस्टम में घुस रहा है जो एक ऑपरेसिव सिस्टम है, उसमें उसको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। वही बोलता है ना कि वो अपने, वो जो उसका दोस्त बोलता है कि तुम जनरल कैटेगरी में क्यों भरते हो, तुम जब वो अपना फॉर्म भरता है तो जनरल में भर देता है, क्योंकि उसको शर्म आती है कि मैं सामने लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी में कहता भी है कि अगर मैं इसलिए जनरल कैटेगरी में भरता हूं कि अगर मैं दलित भरूंगा तो मुझे पुलिस में भर्ती होने के बाद मुझे झाड़ू लगवाएंगे। ठीक है, तो आप ऑपरेसिव स्ट्रक्चर का पार्ट होके आप ऑपरेसिव स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाते हैं। कितने दलित, मुसलमान और ओबीसी और तमाम पुलिस ऑफिसर होंगे जो आज उसी स्ट्रक्चर को सर्वाइव करवा रहे हैं, उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा सब कर रहे होंगे, लेकिन कर रहे हैं ना, ये तो होता है। लड़की का क्या आर्ग्यूमेंट है कि इसी स्ट्रक्चर को हमको तोड़ना है। फिर वही जिस पुलिस बनने की इसकी ख्वाहिश है वो दिखाते हैं, जबकि लॉकडाउन हो रहा है तो पुलिस लाठी से उन्हीं मजदूरों को पीट रही है। जो पुलिस बनना चाहते थे, कि गर्व से पुलिस बनना चाहते थे, तो फिर वही उसी पुलिस से वो लाठी खा रहे हैं। ये दिखाना कि ऑपरेसिव स्ट्रक्चर में आप जब घुसेंगे तो आप स्ट्रक्चर का ही पार्ट रहेंगे। स्ट्रक्चर को बदलने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई करके कुछ और करना पड़ेगा। ये जो एक डिबेट है, मैं दोनों में किसी का साइड नहीं ले रहा, मैं दोनों पॉइंट्स कह रहा हूँ कि ये द्वंद्व जो है विद इन दलित कम्युनिटी है जो इसमें दिखाई गई है। मुझे नहीं लगता है कि कोई अपर कास्ट डायरेक्टर और कोई अपर कास्ट स्क्रीन प्ले राइटर ये सीन जो है कंस्ट्रक्ट कर सकता है कि उसके पास वो द्वंद्व है नहीं। हमारे आपके यहाँ द्वंद्व कहाँ है कि 8 घंटे हमें कमाना है कि 8 घंटे पढ़ाई करनी है। 8 घंटे पढ़ाई करनी है उस उम्र में, सीधी सी बात है। तो वो द्वंद्व जब नहीं होगा तो हम ये चाहते हैं कि दर्शक इसको भी देखें समझें। हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं वो ऑब्वियसली इसको रिकॉग्नाइज भी करेंगे कि ये द्वंद्व जो है वो क्या है और उसकी बात जो है हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। महाभारत की एक कहानी है सौरभ, मैं ये भूल गया किस ऋषि की कहानी है वो। उसमें एक महाभारत में एक वाकया है कि अकाल आ गया है और वो ऋषि जो है जंगल में है, उनको खाने और पीने को नहीं मिल रहा है और उनकी मृत्यु जो है वो होने वाली है भूख से। तभी उनको एक घर दिखता है। जब घर में जाते हैं तो पता चलता है कि चांडाल का घर है। उस जो कैरेक्टर है उसमें वो कोई चांडाल है और वो जो है वो कैरियन खाते हैं, यानी ऑलरेडी जो मरा हुआ जानवर है उससे वो खा रहे हैं। तो ये कहते हैं मैं खाऊंगा, मैं भूखा हूँ, मर रहा हूँ। वो कहते हैं कि आप तो ऋषि हैं, आपका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बोला नहीं, मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरा जिंदा रहना तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं जो हूँ ज्ञानी हूँ, मैं इस धरती को आगे बढ़ाऊँगा। तो मैं अगर ये मरे हुए जानवर का मांस खाता भी हूँ और उससे मैं बच जाता हूँ तो मुझ पे कोई पाप नहीं लगेगा, पाप तुम पे है। तो देखें यहाँ ये आप उस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। आपको लगेगी तो बराबरी की बात हो गई, लेकिन बराबरी की बात है नहीं। बिल्कुल। ऋषि जो है उसका हर कुछ माफ़ है, आपके लिए माफ़ नहीं है। तो इस चीज़ को जब आप समझेंगे तो आप इस फिल्म के उस बैकग्राउंड को भी समझेंगे जहाँ से ये कंडीशनिंग जो है फिल्म की आ रही है। बहुत दिन बाद हमने कोई फिल्म देखी, हम फिल्म कम देखते हैं, पर आई एम ग्लैड कि फिल्म देखी और इतनी शानदार फिल्म देखी। अगर क्योंकि हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो फिल्म की कमियों की बात करें तो मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती। मतलब जितना उन्होंने दिखा दिया वो शायद आज बहुत सालों बाद कोई दिखा पा रहा है। और जैसे हमने शाही साहब से फिल्म में कहा कि ये फिल्म रिलीज़ कैसे होने दी, मतलब चूंकि वो उन स्टोरीज पर केस मुकदमे झेले हैं हमारे जैसे लोगों ने उन स्टोरीज पर सरकार के फ़ोन झेले हैं हमने, तो ये फिल्म रिलीज कैसे होने दी, ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे फिल्म में कोई कमी नजर नहीं आती। फिल्म की शुरुआत में आप चूंकि 1 सेकंड लेट आए थे, उससे पहले जो वो स्मोकिंग और नो स्मोकिंग वार्निंग वगैरह चलता है उसमें सरकार ने डायरेक्टर से कहवाया कि सरकार ने बहुत ज़बरदस्त काम किया कोरोना में। अच्छा देखें, ये इतना सेल्फ आयरॉनिकल ये चीज़ है ना, इसको कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अगर ये आपने शुरू में उसको प्रेशराइज करके नहीं करवाया होता तो फिल्म कम आयरॉनिकल लगती। अब जब फिल्म शुरू हो रही है तो उसमें सरकार ने उनसे एक चिट्ठा लिखवा लिया है जो आ रहा है कि सरकार ने बेहतरीन काम किया है इस पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेहतरीन काम किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने बेहतरीन काम किया है। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कहानी सूरत में बेस्ड है, तो ये हम भूलें। और लड़के जो उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी के बस्ती से गुजरात के सूरत तक और वो रास्ता कोविड का, वो नौकरी का संघर्ष, वो एक दलित का
रिकॉग्निशन, उस वो लड़ाई, छत की लड़ाई, घुटने की लड़ाई, इतनी लड़ाइयाँ हैं जो समाज के सामने वो हर रोज लड़ रहे हैं, वो लड़ाइयों को बहुत और अच्छे सौरभ से। एक पॉइंट पर मैं ऐड करना ये चाह रहा था फिल्म में कि देखें ये जो रिप्रेसिव सोसाइटीज़ होती हैं ना, उसमें जो डाउन ट्रॉडन होते हैं उनको सॉलिडारिटी आपस में बनानी होती है। जैसा मैंने कहा, ये फिल्म की स्टोरी सच की घटना पे आधारित है। जो हमारे फिल्म में मोहम्मद शोएब अली बना है, उस लड़के का ओरिजिनल नाम है मोहम्मद सयूब, और जो चंदन जो कैरेक्टर है उसका ओरिजिनल नाम है अमृत कुमार, इसलिए उस अमृत कुमार वाल्मीकि। तो उसकी वो कहानी है। ये दो हमने डाउन ट्रॉडन ग्रुप्स देखे जो अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं। ये जो क्लास सॉलिडारिटी होती है जिसमें आप आते एक क्लास से हैं लेकिन चूंकि डिफरेंट धर्म से हैं, डिफरेंट ग्रुप से हैं, इस सॉलिडारिटी की बात हमने कागज़ों पे बड़ी सुनी है। कुछ जगहों पे हमने ग्राउंड पे भी सॉलिडारिटी देखी है, खासकर रिप्रेसिव रजीम के अगेंस्ट में, जब ये दोनों ग्रुप्स कई बार कोऑपरेट भी करते हैं, कई बार फ्रिक्शंस भी हैं, तमाम चीज़ें हैं। मुझे एक बात ये अच्छी लगी कि सौरभ, अगर ये स्टोरी सही नहीं होती और इसमें एक कैरेक्टर मुसलमान और एक दलित होता और दोनों बेस्ट फ्रेंड होते, तो शायद हम और आप ये कह सकते थे कि कॉन्ट्राइव्ड है, कि ये ना ज़बरदस्ती का एक कहानी जो है बनाया गया है। तो थैंक गॉड कि ज़बरदस्ती की कहानी नहीं है, ये सच की घटना पे आधारित है। और वो दिखाता है कि ग्रैनुलर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे इस देश में अक्रॉस रिलीजन दोस्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं, और वो दोस्ती इस तरह से एग्जिस्ट करती है कि एक सीन है इस फिल्म में, इसके साथ ही हम मुख्तसर कर देंगे अपनी बात। एक सीन है फिल्म में जब वो जो मुसलमान लड़का वो अपने गांव लौटता है, किसी कारणवश लौटता है, और जाते वक्त वो दलित लड़के की माँ जो है वो एक अचार बना के अपने बेटे के लिए भेज रही होती है। तो अचार का डब्बा वो रखता है और उसको कहती है कि मिल बांट के खाना। यह मिल बांट के खाना, आप इसको बहुत तरीके से रीइंटरप्रेट कर सकते हैं। आप इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको कि ये अगर आपकी सॉलिडारिटी रहेगी तो आप तमाम जो रिसोर्सेज हैं उसको मिल बांट के खाने की बात हो रही है, कि यहाँ पे किसी एक कास्ट, किसी एक ग्रुप का कब्ज़ा नहीं है। और वो लड़का उसकी यानी अपनी दोस्त की माँ के आंखों में देखता है और वो समझता है कि वो मिल बांट के खाने की बात कर रही है, पर वो इस बात से भयभीत है कि दूर गया है बेटा ना, पता नहीं है क्या होगा नहीं होगा, तो वो मैं ख्याल रखूँगा सिर्फ वो एक लाइन बोलता है। और आई थिंक इट इज़ द probably the most poignant scene in the entire movie। एक्सचेंजेस उसमें बस नज़रों का एक्सचेंज हुआ है। अगेन वही शालिनी वत्स हैं, शानदार वो फिल्म मेकिंग। आप देखें वो उस सीन को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है। मैं बहुत ज़्यादा डिकंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहता ताकि आप उसका लुत्फ़ जो है वो उठा पाएँ, तो आप उसको देखें। तो मुझे ये लगता है कि जिस ग्रैनुलर लेवल पे जाके इस फिल्म को सोचा गया, जिस ग्रैनुलर लेवल पे जाके इसको बनाया गया, वो आज के ज़माने में मैं उसको ट्रायम्फ मानूंगा। और दो चार कुछ छोटी मोटी गलतियां होंगी तो आई डोंट वांट टू मेंशन दैट, क्योंकि इसमें हमने इससे इतना किया है हमने कि वो इरेलेवेंट हो जाता है। तो थैंक यू इस फिल्म के लिए नीरज गहवान को, बट सबसे ज़्यादा थैंक यू बशारत पीर को कि उन्होंने एक तस्वीर देखी। और इसलिए हम नहीं करेंगे भाई फेलो जर्नलिस्ट हैं, इसलिए कि उन्होंने एक तस्वीर देखी। तस्वीरें बहुत वायरल होती हैं, लेकिन एक तस्वीर को देख के जाके एक उसको ढूंढना, उसके पीछे की कहानी निकालना और फिर उसको न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्लेटफॉर्म पे दुनिया को बताना, आई थिंक इट इज़ ऑल्सो समथिंग वी मस्ट अप्रिशिएट। बिल्कुल। और कोशिश करेंगे कि ये जब फिल्म आप देखने जाएंगे तो उस सीन के बाद आगे क्या हुआ वो कोशिश करेंगे कि हम लोग रेड माइक पे रिपोर्ट करें कि क्या हुआ। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कोशिश आप जाएँ। हम कुछ गुहार कभी नहीं लगाते दर्शकों से, लेकिन हम ये गुहार आपसे लगा रहे हैं कि आप जाएं, तो बच्चों को लेके जाइए, बच्चों को लेके जाइए, फैमिली को लेके जाइए, सबको दिखाएं। ये बच्चों को देखना बहुत जरूरी है, जो ग्रोइंग अप यानी टीनेज जो बच्चे जिनको समझ में आने लगे, स्ट्रगल नहीं समझते हैं, क्योंकि वो आपको कंपैशनेट बनाएगा। आपके बच्चों को ये जो फिल्म है वो उनके अंदर करुणा भरेगी और वो ग्रेटफुल होंगे खाना छोड़ने से पहले या किसी को कुछ भी ऐसे कह देने से पहले। ऑफ द कफ रिमार्क जो हमें देने की आदत होती है ना, जिसमें हम ये नहीं सोचते कि सामने वाला उसको किस तरह से परसीव कर रहा है। हमारा एक छोटा सा बोला गया शब्द जो है वो दूसरों के मन में क्या तूफान जो है वो घाव क्रिएट कर रहा है वो हम नहीं जानते। तो हम चाहेंगे कि आप इसको देखें और उसके बाद प्रोग्राम में कमेंट करें कि आपको क्या लगा इसमें, और हमें भी बताएं कि आपका क्या परसेप्शन जो है इस फिल्म को लेके। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखो, जरूर देखो, कोई दिक्कत नहीं है।
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे फिल्म लगी हुई है। दिल्ली में हर शहर में लगी हुई है। 300-400 रुपये की फिल्म है, लेकिन आप फिल्म 300-400 रुपये लगाओगे, 3-4 करोड़ का सीख करके आओगे। तो हम रिव्यू को स्टार तो नहीं दे, अगर मैं देना होता तो हम 5 में से 10 स्टार देते। तो आपने द रेड माइक सिनेमा को देखा और हम लोगों को लगा कि हम लोग भी 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, तो आज इंडिया पाकिस्तान मैच वाले दिन पे भी हम लोग कहे चलो ये रिव्यू आप देखिए और उसके बाद ये इंडिया पाकिस्तान का मैच देखिए, फिर ये फिल्म भी देखिए और कमेंट में लिखिए कि आपको ये फिल्म कैसे लगी, और खुद भी देखिए तो आप 4 लोगों को बोलिए कि फिल्म देख करके आएँ। तो ये चेन बढ़ाई है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।